साइड में भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सबसे पहले मैं अपने पीछे जो पीछे बहनें बैठी हैं उनको प्रणाम करता हूं और उनसे कहता हूं कि वो बाउंड्री वॉल पे बैठने के बजाय कुर्सी पे आके बैठ जाए। साथ में इधर जितने भाई बैठे हुए हैं आप सबको भी प्रणाम करता हूं। बालकनी का आनंद लेने की बजाय कुर्सी पे आप भी आ जाइए। सब लोग कुर्सी पे आ जाएं। पहली बार मिल रहे हैं, दोबारा मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? तो कम से कम जितना नजदीक बैठे उतना अच्छा रहेगा ना। दूर दूर क्यों बैठे हुए? आइए सब लोग आगे आ जाइए। आज मैं आप लोगों के सामने कुछ बहुत भाषण नहीं देने वाला हूं, न बौद्धिक करने वाला हूं। आप लोगों से कुछ सवाल पूछने वाला हूं, तो आपको हां या ना में उत्तर देना है। बहुत लंबा उत्तर नहीं होगा, हां या ना में होगा, लेकिन आपकी आवाज यहां तक आनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली माइक यहां लगा हुआ है, रिकॉर्डिंग यहां हो रही है। यह वीडियो लगभग 5 करोड़ लोगों तक जाएगा, तो पता भी चलना चाहिए कि पिंपरी चिंचवाड़ में कितनी तेज आवाज आ रही थी और उत्तर क्या आ रहा था। सबसे पहले इस पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूं, छत्रपति शिवाजी महाराज को प्रणाम करता हूं, जिसके कारण मेरा नाम अश्विनी कुमार है। छत्रपति शिवाजी महाराज को प्रणाम करता हूं, जिसके कारण मैं आज भी उपाध्याय लिखता हूं। और आप लोग भी छत्रपति शिवाजी महाराज को प्रणाम करिए, जिसके कारण आप देशमुख बने हुए हैं, पाटिल बने हुए हैं, शिंदे, गायकवाड़, जगताप, मोरे, भोसले, जादव, पवार बने हुए हैं। आप छत्रपति शिवाजी महाराज को प्रणाम करिए, जिसके कारण आप आज भी मोहिते, चौहान, कदम, गुजर, जगदाले, ठाकुर, थोराट, पठारे बने हुए हैं। आप छत्रपति शिवाजी महाराज को प्रणाम करिए, जिसके कारण आप आज भी भुजबल, मुंडे, जानकर, पटलकर, महले, लौंडे, कासार, सुतार बने हुए हैं। आप छत्रपति शिवाजी महाराज को प्रणाम करिए, जिनके कारण आप कुम्हार, माली, साली, लोहार, सोनार, वानी, गौली, बागड़े बने हुए। आप छत्रपति शिवाजी महाराज को प्रणाम करिए, जिसके कारण आपके हाथों में ये रक्षा है। आप छत्रपति शिवाजी महाराज को प्रणाम करिए, जिसके कारण आपके मांग में सिंदूर है। आप छत्रपति शिवाजी महाराज को प्रणाम करिए, जिसके कारण आपके गले में मंगलसूत्र है। छत्रपति शिवाजी महाराज को प्रणाम करिए, जिसके कारण आपका खतना नहीं हुआ है। छत्रपति शिवाजी महाराज को प्रणाम करिए, जिसके कारण आज भी आप हिंदू कहलाते हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, बटेंगे तो कटेंगे और जुड़ेंगे, एक रहेंगे तो। हमें बांटने की कोशिश हो रही है और उसका परिणाम क्या होगा अभी मैं आपको दिखाता हूं। जितने ब्राह्मण हैं एक बार हाथ उठाएं, नीचे करें। जितने क्षत्रिय मराठा हैं हाथ उठाएं, नीचे करें। जितने हमारे पिछड़े भाई, दलित भाई हाथ उठाएं एक बार। और जितने हिंदू हैं एक बार हाथ उठाएं। सारे हिंदू अपना हाथ उठाएं, ताली बजाएं। आपकी ताकत बढ़ी कि नहीं? आपकी ताकत बढ़ी कि नहीं? वो इसी ताकत से घबराए हुए हैं, इसीलिए आपको अगड़े पिछड़े में बांट रहे हैं, इसीलिए आपको दलित बनाम सवर्ण कर रहे हैं, इसीलिए आपको मराठा बनाम गैर मराठा कर रहे हैं।
क्या आप चाहते हैं कि आपकी ताकत कमजोर हो जाए? याद रखिएगा, यह चुनाव अब छत्रपति शिवाजी महाराज और अफजल प्रेमी सेना के बीच में है। आप छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ में जाएंगे या अफजल गैंग के साथ में जाएंगे, ये आपको डिसाइड करना है। भारत में एक के बाद एक हत्याएं हुई। क्या ये जब हत्या होती है तो जाति देखी जाती है क्या? उमेश कोल्हे को मारते समय क्या ये देखा गया था क्या कि ये मराठा है या पिछड़ा है? श्रद्धा वालकर को मारते समय ये देखा गया था क्या कि ये मराठा है या पिछड़े जाति से है? नहीं। लेकिन आपको बार बार अलग किया जाता है, आपको बार बार अलग किया जाता है। और एक नहीं, कितनी हत्याएं हो गई। आप इन हत्याओं को सुनिए और बताइए, क्या किसी में जाति देखी गई थी क्या? राजू की हत्या हुई, कृष्णा की हत्या हुई, शिवम की हुई, बादल की हुई, नीलेश की हुई, कमलेश की हुई, गंगाराम की हुई। किसी की जाति देख के हत्या हुई थी क्या? डॉक्टर नारायण, रतनलाल, अभिजीत, रामलिंगम, रिंकू शर्मा, ध्रुव त्यागी, चंदन गुप्ता, बंधु प्रकाश, रचित जाट, क्या जाति देख के हत्या हुई थी क्या? आद्या, अमृता, भावना, अभिलाषा, वीना, दीपा, छवि, दृष्टि, इसका, एकता, लक्षिता, रिया, नीना, कनिषा, हर्षिता, ये हमारी बेटियों को लफ्ज हाथ में फंसा के और बाद में उनके टुकड़े करके फ्रिज में भर दिया, अटैची में भर दिया। क्या ये जाति देख के किया था क्या? केवल हिंदू के नाते किया था। अंकित शर्मा, दिलवर नेगी, हिना तलरेजा, ट्विंकल शर्मा, किशन भरवाड़, कमलेश तिवारी, निकिता राजपूत, कन्हैया लाल, उमेश कोले, नेहा, साक्षी, उर्वी, मानसी, रूबी, ममता, रविता, अंजलि, निधि, अदिति, क्या ये हत्याएं हुई थी जाति देख के हुई थी क्या? तो फिर आप जातियों में क्यों बंट रहे हो? आप चाहे देशमुख है या भुजबल हैं तो आप काफिर। आप पाटिल हैं चाहे मुंडे हैं तो आप काफिर। आप सिंधे हैं चाहे जानकर हैं तो आप काफिर। आप गायकवाड़ हैं या पडलकर हैं तो आप काफिर। आप जगताप हैं या मेहते हैं तो आप काफिर। आप मोरे हैं या लोडे हैं तो आप काफिर। आप भोसले हैं या कासार हैं तो आप काफिर। आप जादव हैं चाहे सुतार, आप एक्चुअल में काफिर हैं। आप पवार हैं या कुम्हार हैं आप काफिर। आप मोहिते हैं या माली हैं आप काफिर। आप चौहान हैं चाहे साली हैं आप काफिर हैं। आप चाहे कदम है या लोहार हैं आप काफिर हैं। आप गुजर हैं या सुनार हैं आप काफिर हैं। आप जगदाले हैं या वानी हैं आप काफिर हैं। आप ठाकुर हैं चाहे गवली आप काफिर हैं। आप थोराट हैं चाहे बागड़े आप काफिर हैं। आप चाहे हिंदू हैं या जैन, बौद्ध हैं या सिख आप काफिर हैं। आप ब्राह्मण हैं या क्षत्रिय, वैश्य हैं या दलित आप काफिर हैं। और काफिरों का नामो निशान मिटाने के लिए साम दाम दंड भेद सभी तरीके से, सब तरीके ठीक है, केवल और केवल लक्ष्य क्या है? मिटाना। दुख इस बात का है कि 500 साल पहले डर के मारे हमारे ही पूर्वजों में जो पूर्वज कन्वर्ट हो गए आज वो दुश्मन बन गए। जो जजिया नहीं दे पाए मजबूरी में कन्वर्ट हो गए वो दुश्मन बने हुए। जो टैक्स नहीं दे पाए कन्वर्ट हो गए वो दुश्मन बन गए। जो डर गए नहीं और कन्वर्ट हो गए उनको वो हमसे नफरत कर रहे हैं। और नफरत करने वाले कौन है? नफरत सिखाने वाले कौन है? ये नेता। क्या आप उन नेताओं को वोट करेंगे जो हमें जाति, भाषा, क्षेत्र, पंथ के आधार पर बांटते हैं? क्या? जोर से बोलिए जरा, आवाज आपकी यहां तक आनी चाहिए। क्या आप चाहते हैं कि आडवाणी जी, जेठमलानी जी और मनमोहन सिंह जी और इंद्र कुमार गुजराल की तरह आपको भी 20 से 25 साल के बाद पलायन करना पड़े? क्या आप चाहते हैं मिल्खा सिंह, लाला अमरनाथ, सुनील दत्त और गुलजार की तरह आपको भी यहां से पलायन करना पड़े? क्या आप चाहते हैं शेखर कपूर, ऋतिक रोशन साहब, यश चोपड़ा, प्रेम चोपड़ा, विनोद खन्ना, राजेंद्र कुमार तरीके आपको भी यहां से पलायन करना पड़े? क्या आप चाहते हैं कि जैसे मालदीव से खत्म हो गए, अफगानिस्तान से खत्म हो गए, पाकिस्तान से खत्म हो गए, बांग्लादेश से खत्म हो गए, ऐसे ही हम महाराष्ट्र से भी खत्म हो जाए? तो याद रखिए, एक रहेंगे तो और बटेंगे तो। बहुत बड़ी साजिश चल रही है और केवल भारत के अंदर नहीं, इंटरनेशनल साजिश चल रही है। बांटने के लिए बाहर से भी पैसा आ रहा है।
इनको बांटो और काटो। याद रखिए, दुर्योधन का ननिहाल जहां से माता गांधारी आई थी, अब उसको कांधार कहते हैं, अफगानिस्तान कहते हैं। कुंभा हिंदू क्षेत्र, अब उसको काबुल कहते हैं। पर्शिया जहां 90% पारसी थे, शांत था, समृद्ध था, खुशहाल था, उसको ईरान कहते हैं, जहां बदहाली फैली हुई है। कंबोज शांत था, समृद्ध था, खुशहाल था, अब उसको बदख्शा कहते हैं, अब वहां पे बदहाली फैली हुई है। सुवास्तु शांत था, समृद्ध था, खुशहाल था, अब उसको स्वात घाटी कहते हैं, बदहाली फैली हुई है। तक्षशिला जब तक वहां सनातन था, शांत था, समृद्ध था, खुशहाल था, शिक्षा का केंद्र था, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी, आज की डेट में उसको रावलपिंडी कहते हैं, रोज बम धमाके हो रहे हैं। कांगो भी पहले शांत था, अब अशांत है। अब तुर्की भी अशांत है, ईरान भी अशांत है, इराक भी अशांत है, सूडान भी अशांत है, इजिप्ट भी अशांत है, सीरिया भी अशांत है, बांग्लादेश भी अशांत है, फिलीपींस भी अशांत है, सोमालिया भी अशांत है, पाकिस्तान भी अशांत है, नाइजीरिया भी अशांत है, तजाकिस्तान भी अशांत है, अफगानिस्तान भी अशांत है। और अशांति का मूल कारण क्या है? सनातन घटा तो अशांति बढ़ी। क्या आप चाहते हैं कि यही बात धीरे 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 यहां पे भी फैल जाए? और याद रखिए, डेमोग्राफी बदलने का 3 कारण है: घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट। क्या आप उन लोगों को वोट करें जो रोहिंग्या घुसपैठियों का समर्थन करते हैं? क्या आप उनका समर्थन करेंगे जो बांग्लादेशी घुसपैठियों का समर्थन करते हैं? क्या आप उनका समर्थन करेंगे जो यहां पे मिशनरियों का समर्थन करते हैं? क्या आप ऐसा उनका समर्थन करेंगे जो बम विस्फोट और जनसंख्या विस्फोट करने वालों का समर्थन करते हैं? इसलिए मैं कह रहा हूं, मामला ये बहुत गंभीर है। इसको आप कोई चुनाव तक मत जोड़ के रखिए। हमारी जो बात मैं जो आपको कह रहा हूं, इसका चुनाव से कोई संबंध नहीं है। इसका हमारे आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से इसका संबंध। और कुछ लोग कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा पॉलिटिकल नारा है। मैं आज उनको कह रहा हूं, बटेंगे तो कटेंगे ये संवैधानिक नारा है। संविधान के प्रियम्बल को उठा के देखिए, उसमें लिखा है यूनिटी एंड नेशनल इंटीग्रेशन, यानी एक रहो, सब लोग मिलके रहो, बटना नहीं है, कटना नहीं है। इसलिए बटेंगे तो कटेंगे ये पॉलिटिकल नारा नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल नारा है। आप एक बार गूगल करिएगा, डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप, आपको बहुत सारे आतंकवादी संगठनों का नाम मिलेगा। भारत में ऐसे भी लोग हैं जो आरएसएस और बजरंग दल के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, लेकिन इन आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोलते। आप टीवी डिबेट देखते होंगे, आप यूट्यूब पे देखते होंगे। आप मुझे बताइए, भारत के जो नेता बजरंग दल के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, विश्व हिंदू परिषद के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, संघ के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, कभी उन्होंने अब्दुल्ला आजम ब्रिगेड, अबू सयाफ, अदन हबयान, अल हरमैन की निंदा किया क्या? कभी इन नेताओं ने अल इतिहाद, अल नुसरा, अल कैदा, अंसार अल सरिया, अंसार अल डाइन की निंदा किया क्या? कभी इन्होंने बोको हराम, हक्कानी नेटवर्क, हरकतुल जिहाद, हरकतुल मुजाहिदीन, जमीयतुल अंसार की निंदा किया क्या? कभी इन नेताओं ने जिहाद यूनियन, जैसे मोहम्मद, जैसे मुजाहिरीन, जमात अंसरार, जमातुल अहरार और जमात इस्लामिया की निंदा किया क्या? कभी इन्होंने जल्दुल खलीफा, लश्कर तोयबा, लश्कर जहांगीर और विश्व की सबसे बड़ी जमात तबलीगी जमात की निंदा किया क्या? लेकिन वो निंदा किसकी करते हैं? विश्व हिंदू परिषद की, आरएसएस की, बजरंग दल की, जिसने कभी आज तक किसी का भला, किसी का बुरा नहीं किया, सबको जोड़ने का काम किया। आप जरा सोचिए, भारत के नेता इन आतंकवादी संगठनों के बारे में कभी कुछ नहीं बोलते और संघ, बीएचपी और विश्व हिंदू परिषद के बारे में बोलते हैं, आरएसएस के बारे में बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ है? वो चाहते हैं कि आप बटे रहें, और बटे रहें तो ये आतंकवादी संगठन आपको काटते रहें। ले देख, उनकी मंशा यही है। आप बहुत बड़े खतरे में आ चुके हैं। एक बार
अपने क्षेत्र की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट को कंपेयर करके देख लीजिए। अभी 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ था। ये 2024 की वोटर लिस्ट और 1999 की वोटर लिस्ट, 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट और आज की वोटर लिस्ट को कंपेयर करके देख लीजिए कि 1999 में कुल कितने वोटर थे, उसमें कितने परसेंट हिंदू थे, और 2024 की लोकसभा में कुल कितने वोटर हैं, उसमें से कितने परसेंट हिंदू हैं। जिस दिन आप कंपेयर करके देख लेंगे, आपकी रातों की नींद गायब हो जाएगी। फिर आपको समझ में आएगा इन वोट जीवी नोट जीवी सफेद पोश गद्दारों ने आपके साथ कितना बड़ा धोखा किया है और आपके आसपास किस तरीके से वो रोहिंग्या बांग्लादेशियों को बसा रहे। एक बार वोटर लिस्ट चेक कर लीजिए, वर्तमान और 25 साल पुरानी। चाहे वर्तमान लोकसभा की वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी लोकसभा की वोटर लिस्ट को कंपेयर कर लीजिए, या वर्तमान विधानसभा की वोटर लिस्ट 25 साल पुरानी विधानसभा की वोटर लिस्ट को कंपेयर कर लीजिए, या इतना भी नहीं करना तो अपने वार्ड की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट चेक कर लीजिए। फिर पता चलेगा आपके वार्ड की भी डेमोग्राफी बदल गई है, आपके विधानसभा की डेमोग्राफी बदल गई है, आपके लोकसभा की भी डेमोग्राफी बदल गई। आपको बार बार अलग अलग तरीके के जुमले दिए जा रहे हैं, जिससे आपका दिमाग इस पे जाए ना कि महाराष्ट्र में हो क्या रहा है। सबकी नजरें महाराष्ट्र पे पड़ी हैं। 3 कारण है। पहला, बॉर्डर स्टेट है, दूसरा आर्थिक राजधानी है, और तीसरा छत्रपति शिवाजी महाराज ने यहां हिंदू राष्ट्र की स्थापना किया। इसलिए सबके टारगेट पे है ये। अहमदनगर की डेमोग्राफी बदल चुकी है, आपके अकोला अमरावती की डेमोग्राफी बदल गई, आपके औरंगाबाद बीड और भंडारा की डेमोग्राफी बदल गई, आपके बुल्ढाना चंद्रपुर धुले की डेमोग्राफी बदल गई, आपके गढ़चिरौली गोंदिया हिंगोली की डेमोग्राफी बदल गई है, आपके जलगांव जालना कोल्हापुर की डेमोग्राफी बदल गई है, आपके लातूर मुंबई की डेमोग्राफी बदल गई, आपके नागपुर नांदेड़ और नासिक की डेमोग्राफी बदल गई है, उस्माना पालघर परभनी की डेमोग्राफी बदल गई है, पुणे रायगढ़ और रत्नागिरी की डेमोग्राफी बदल गई है, सांगली सतारा सिंधुदुर्ग की डेमोग्राफी बदल गई है, सोलापुर थाने वर्धा वाशिम यवतमाल की डेमोग्राफी बदल गई है। और डेमोग्राफी बदलने का 3 ही कारण है: घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट। कायदे से इन 3 विषयों पर चर्चा होनी चाहिए कि घुसपैठियों को महाराष्ट्र से कैसे निकाला जाए, जो महाराष्ट्र में धर्मांतरण हो रहा है इसको कैसे रोका जाए, या हम दो हमारे दो सबके लिए कब लागू किया जाए, इस पे चर्चा होनी चाहिए। हो रही है क्या? नहीं। बात हो रही है जातिगत जनगणना कराएंगे। उद्देश्य क्या है? आपको टुकड़े टुकड़े में बांटना, टुकड़े टुकड़े में बांट के छत्रपति शिवाजी महाराज के सपने को तोड़ना। क्या था उनका सपना? हिंदू राष्ट्र की स्थापना। और उन्होंने अपने पौरुष के दम पे वो काम किया भी। संभाजी महाराज ने हिंदुओं के लिए इतना बड़ा बलिदान किया, 39 दिन उनको तड़पा तड़पा के मारा गया था। छत्रपति शिवाजी महाराज का सपना कैसे साकार हो, संभाजी महाराज का सपना कैसे साकार हो, इस पे चर्चा करने की बजाय आपको मराठा, पिछड़ा, गैर मराठा, अगड़ा, पिछड़ा, दलित, इसके नाम पे तोड़ा जा रहा है। घुसपैठ कैसे रुकेगी, धर्मांतरण कैसे रुकेगा, जनसंख्या विस्फोट कैसे रुकेगा, ड्रग स्मगलिंग कैसे रुकेगी, इस पे चर्चा नहीं हो रही है। बस ये हो रही है हम जातिगत जनगणना कराएंगे, हम आपको अगड़े पिछड़े के आधार पे तोड़ देंगे। और आपको मैं बताऊं, सबसे बड़ा महापाप भारत के संविधान में छत्रपति शिवाजी महाराज की फोटो थी, शायद आपको जानकारी नहीं होगी। भारत के संविधान के पार्ट 15 पे छत्रपति शिवाजी महाराज की फोटो थी, लेकिन उनको छत्रपति शिवाजी महाराज से इतनी नफरत थी, उन्होंने भारत के संविधान से निकाल दिया। आज की डेट में इस संविधान में आपको फोटो कहीं नहीं मिलेगी। अब संविधान में आपको शिवाजी महाराज की फोटो कहीं नहीं मिलेगी।
क्या आप उन पॉलिटिकल पार्टियों को वोट देंगे जिन्होंने संविधान से शिवाजी महाराज को निकाल दिया? तो करना क्या है, ऐसे विषयों को अधिक से अधिक तक लोगों तक पहुंचाना है। क्योंकि मैं आके बोला, आपने सुन लिया और आपने अपने तक रखा, यह पर्याप्त नहीं है। अधिक से अधिक लोग पहुंचाएं। और मैं तो कह रहा हूं, आप में जितने लोग आए हैं सबके पास यह क्षमता है कि आप इस बात को 10-10 हजार लोगों तक पहुंचा सकते हैं। कैसे पहुंचा सकते हैं? आपका नाम राम कुमार है, आप राम नाम से फेसबुक फ्रेंड बनाना शुरू करिए। राम को भी बनाइए, राम अचल को भी बनाइए, रामचंद्र को भी बनाइए, राम कुमार को भी बनाइए, रामशंकर को भी बनाइए। भारत में 5000 राम नाम के लोग मिलेंगे कि नहीं? और आपकी पत्नी का नाम सीता है, तो सीता के नाम से पत्नी को बोलिए वो भी 5000 सीता को अपना फेसबुक मित्र बनाए। तो घर में बैठे बैठे कितने लोगों तक आपकी पहुंच हो गई? 10,000। अब आपको जो बात सही लिखे, सही समझ में आए, उसको अपने फेसबुक पे भी डाल दीजिए और पत्नी जी के भी फेसबुक पे डलवा दीजिए। तो आपको जो बात ठीक लगती है वो कहां तक पहुंच जाएगी? 10,000। और एक और फायदा क्या होगा, मैंने तो आपको एग्जांपल दिया, राम, आपका कुछ भी नाम हो, दिनेश हो, सुरेश हो, महेश हो, जो भी है। अब आपका नाम अगर सुरेश है, सुरेश के नाम से आप फ्रेंड बनाएंगे, अपने जाति के आधार पर फ्रेंड बनाएंगे तो केवल महाराष्ट्र वालों को फ्रेंड बना पाएंगे। लेकिन अपने नाम के आधार पर फ्रेंड बनाएंगे तो सुरेश नाम वाले केरल में भी मिलेंगे, कश्मीर में भी मिलेंगे, लद्दाख में मिलेंगे, लक्षद्वीप मिलेंगे, बंगाल में मिलेंगे, गुजरात में मिलेंगे। और फायदा क्या होगा, सुरेश नाम के लोग हिंदू भी मिलेंगे, जैन भी मिलेंगे, बौद्ध भी मिलेंगे, सिख भी मिलेंगे। तीसरा फायदा, सुरेश नाम के लोग ब्राह्मण भी मिलेंगे, क्षत्रिय भी मिलेंगे, वैश्य भी मिलेंगे, दलित भी मिलेंगे। तो कहने का मतलब, पिंपरी चिंचवाड़ में बैठे बैठे आपने 5000 लोगों को अब तक अपनी बात पहुंचा दिया। उसमें ब्राह्मणों को भी पहुंचाया, क्षत्रियों को भी पहुंचाया, वैश्यों को भी पहुंचाया, दलितों को भी पहुंचाया। आपने पूरे देश के लोगों को तक अपनी बात पहुंचा दी। ये बात पहुंचनी चाहिए कि नहीं? तो मैं ये मान के चलूं कि अब आप 5000 लोगों को, अपने नाम के 5000 लोगों को अपना फ्रेंड बनाएंगे? एक बार बताइए हाथ उठा के, कौन कौन तैयार है इस काम के लिए? बिल्कुल तैयार। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात याद रखिए, भारत को बचाने के लिए सबसे जो बड़ा बलिदान दिया गया वो 2 राज्यों से दिया गया, एक पंजाब, दूसरा महाराष्ट्र। पंजाब में भारत को बचाने के लिए सिख पंथ की स्थापना हुई और महाराष्ट्र में भी भारत को बचाने के लिए बहुत ही बड़ा बलिदान दिया गया। दुर्भाग्य से पंजाब हमारे हाथ से निकल चुका है। वहां 25% लोग कन्वर्ट हो चुके हैं। कन्वर्ट कैसे किया गया? पहले वहां ड्रग फ्री में बांटी गई और जब हमारे युवा ड्रग एडिक्ट हो गए, नशेड़ी हो गए, फिर उनको कन्वर्ट कर दिया गया। ड्रग को यूज करके पंजाब में कन्वर्जन हुआ है और आज भी हो रहा है। एक तो कानून भी नहीं था वहां, एंटी कन्वर्जन लॉ भी नहीं था। वही खेल यहां भी दोहराया जा रहा है। एक तरफ हमारे स्कूल कॉलेजेस में जगह जगह नशा पहुंचाया जा रहा है, जिससे हमारे बच्चे नशेड़ी हो जाएं, पॉर्न के एडिक्ट हो जाएं, अश्लीलता के एडिक्ट हो जाएं, रील के एडिक्ट हो जाएं और धीरे धीरे वो सनातन से दूर हो जाएं। और दूसरी तरफ घुसपैठियों को बसाया जा रहा है, रोहिंग्या को भी बसाया जा रहा है, बांग्लादेशियों को भी बसाया जा रहा है, धर्मांतरण भी कराया जा रहा है और 22, 18, 17, 19, 25 की संख्या में तादाद भी बढ़ाई जा रही है। ये खतरे की घंटी है कि नहीं? महाराष्ट्र को बचाने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, राजा राम जी महाराज, साहू जी महाराज, प्रताप सिंह जी महाराज, शाहजी महाराज ने इतना बड़ा बलिदान किया कि उसको हमें कम से कम अपने परिवार में बताना चाहिए कि उन्होंने किया क्या था। आज महाराष्ट्र को बचाने के लिए मोरोपंत पिंगले, नीलकांत पिंगले, रामचंद्र पंत, बाजीराव जी, परशुराम कुलकर्णी जी, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव पेशवा, बालाजी
माधवराव, नारायण राव, रघुनाथ राव, माधवराव, अमृतराव, नाना साहिब ने इतना बड़ा बलिदान किया था। आज उस उनके बलिदान को फिर से बेकार करने की पूरी कोशिश की जा रही है। उन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाया था, उन्होंने सबको समान सुरक्षा दिया था, लेकिन फिर से ओट जीवी, नोट जीवी, नाम जीवी नेताओं ने महाराष्ट्र को बर्बाद करने की पूरी कसम खाई हुई है। महाराष्ट्र को बर्बाद करना चाहते हैं, महाराष्ट्र को लूटना चाहते हैं, महाराष्ट्र को की डेमोग्राफी बदलना चाहते हैं, और उनकी साजिश को नाकाम करने का एक ही तरीका है, हम सब जागरूक होकर रहें, सामूहिक होकर रहें, 100% मतदान करें। मतदान के बाद यह सुनिश्चित करें कि जो महाराष्ट्र की संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं, जो महाराष्ट्र की परंपरा को नष्ट करना चाहते हैं, जो जाति भाषा क्षेत्र के आधार पर लड़ा के महाराष्ट्र की डेमोग्राफी बदलना चाहते हैं, वो किसी भी कीमत पे विधानसभा में एक भी ना पहुंचने पाए। क्योंकि अगर कहते नहीं एक भी बच्चा छूटा तो सुरक्षा चक्र, एक भी नहीं जाना चाहिए। कोशिश करिए कोई न जाए। महाराष्ट्र संत नामदेव जी की धरती है, संत ज्ञानेश्वर जी महाराज, संत एकनाथ जी महाराज, संत तुकाराम जी महाराज, समर्थ रामदास जी, संत गोरोबा जी, उन लोगों ने जो महाराष्ट्र की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया है, उस संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। वीर सावरकर जी ने जो इतना बड़ा बलिदान दिया हमें स्वतंत्र कराने में, उनको उल्टा सीधा बोला जा रहा है। बोला जाता कि नहीं बोला जाता? और यहीं के लोग बोल रहे हैं। क्या ऐसे लोगों को हराना हमारी जिम्मेदारी नहीं है? और उनको हराने का वही तरीका मैंने आपको बताया, बटेंगे तो और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। मैं आप लोगों से पूछता हूं, हम लोग गुलाम थे, अथक प्रयासों के बाद हम स्वतंत्र हुए। तो जब स्वतंत्र हो गए तो क्या वैसी दरिंदों के नाम पे सड़क, मोहल्ले, गलियां भारत में होनी चाहिए क्या? और बेशर्मी देखिए, आपके महाराष्ट्र के नेता कह रहे हैं हम वैसी दरिंदों के नाम पे सड़क, मोहल्ले, गलियों को जारी रखेंगे, हम बदलने नहीं देंगे। यह हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने हमारे मंदिरों को तोड़ के कुतुब मीनार बना दिया। क्या आप कुतुबुद्दीन के समर्थकों का समर्थन करेंगे क्या? जिस अलाउद्दीन खिलजी ने हमारी सरस्वती मंदिर को तोड़ के वहां पे मस्जिद बना दिया भोजशाला में, क्या उनके समर्थकों को हम विधानसभा जाने देंगे क्या? जिस सिकंदर शाह ने शिव मंदिर को तोड़कर अदीना मस्जिद बना दिया, उस सिकंदर शाह के समर्थकों को अब विधानसभा में जाने देंगे क्या? जिस खिलजी ने रुद्र महालय को तोड़ के जामी मस्जिद बनाया, उसका बायकॉट करना चाहिए कि नहीं? क्या बाबर के समर्थकों को महाराष्ट्र की विधानसभा में बैठने की छूट मिलनी चाहिए क्या? क्या अहमद शाह अब्दाली के समर्थकों को महाराष्ट्र की विधानसभा में बैठने की छूट मिलनी चाहिए क्या? क्या औरंगजेब, जिसने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा, जिसने हमारे मथुरा में भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को तोड़ा, क्या उस वैसी दरिंदे के समर्थकों को महाराष्ट्र की विधानसभा में जाने देना चाहिए क्या? जिस औरंगजेब ने इतना बड़ा अत्याचार किया, हमारे गुरुओं को तड़पा तड़पा के मारा, साहिबजादों को तड़पा तड़पा के मारा, हमारे पूर्वजों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया, हमारे पूर्वजों का हाथ पैर बांध के नदियों में डलवा दिया, हमारे पूर्वजों का हाथ पैर डाल के कुएं में डलवा दिया, क्या उनके समर्थकों को विधानसभा में जाना चाहिए क्या? लेकिन वो जाना चाहते हैं, वो तैयारी कर रहे हैं। जानते हैं क्यों तैयारी कर रहे हैं? उनकी कैलकुलेशन यह है कि विधानसभा में जीतने के लिए 30 से 35% वोट चाहिए, और उनको क्या लगता है, आप तो बटे रहेंगे, आप मराठा और पिछड़े की लड़ाई में लड़े रहेंगे,
दो चार ऐसे आ भी गए जो आपको लड़ा भी रहे हैं और कुछ लोग लड़ भी रहे हैं। उनको लगता है ये 20% तो हमारा फिक्स वोट हो गया और केवल 10% वोट और चाहिए, तो 10% हम जातियों के आधार पर तोड़ के ले लेंगे, इसलिए हम 30% हो जाएंगे, हम तो चुनाव जीत जाएंगे। उनको अभी भी एक गलतफहमी है कि आप जातियों के आधार पर टूटेंगे और ज्यादा से ज्यादा आपका 10% उनको वोट चाहिए, क्योंकि 20% तो फिक्स है, इसलिए 30% पाके जीत जाएंगे। क्या इस बार उनका सपना साकार होने देंगे क्या आप? मैं कई बार देश के अलग अलग कोनों में घूमता रहता हूं और वहां जाके स्थिति देखता हूं कि भारत के लोगों की स्थिति क्या हो रखी है। मेरा कार्यक्रम था शिलांग में। शिलांग में बगल में जयंतेश्वरी मंदिर है। हमारे 51 शक्तिपीठ है, उसमें पहला शक्तिपीठ है जयंतेश्वरी, जहां माता की जांग गिरी थी। वहां हम गए, जयंतेश्वरी मंदिर सूना पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि मेघालय में हिंदू खत्म हो। एक दूसरा शक्तिपीठ है जहां माता का मुकुट गिरा था, उसको कहते हैं कीर्तेश्वरी। वहां मुर्शिद खान नाम का लुटेरा गया, मंदिर को लूटा तोड़ा और कीर्तेश्वरी को मुर्शिदाबाद बना दिया गया। मैं कीर्तेश्वरी मंदिर देखने गया, वहां कोई दर्शन करने के लिए है ही नहीं है। यह हमारे शक्तिपीठों की स्थिति हो चुकी है। इस तरीके से डेमोग्राफी बदली है कि हमारे जहां शक्तिपीठ है, हमारे जहां ज्योतिर्लिंग है, वहां बड़े प्लान वे में इस तरीके से बसाया जा रहा है कि धीरे धीरे यहां वहां की डेमोग्राफी बदल जाए। और ये डेमोग्राफी बदलवाने में मदद कौन कर रहा है? जिनको पार्षद बनना है, जिनको सांसद बनना है, जिनको विधायक बनना है, जिनको प्रधान बनना है। क्यों मदद कर रहे हैं? उनको लगता है ये भाई 100 घुसपैठिए हैं, इनको अगर हम इनका वोटर आईडी बनवा देंगे, ये 100 के 100 हमें एक साथ वोट दे देंगे। आपके बारे में उनको भ्रम है, आप तो बटे रहेंगे, आपका एक साथ हमें 100 वोट नहीं मिलेगा। लेकिन बगल में मान लीजिए आपका एक घर है, आपके घर में 4 वोट है, इससे ज्यादा होगी भी नहीं। किसके घर में 10 वोट से ज्यादा है क्या? कोई नहीं होगा। 4 से ज्यादा कोई होगा ही नहीं, सारे हम दो हमारे दो करके बैठे हुए। अब बगल में वही झुग्गी बस्ती है। आप गए विधायक जी के पास, बोले हमारे बगल में 100 घुसपैठिए आके झुग्गी बना लिए। विधायक जी ने बोले आपके परिवार में अच्छा कितने लोग हैं? बोले बस माता पिता हम दो, हमारे 2 भी हैं लेकिन छोटे छोटे, 18 साल के नहीं हुए, वोटर आईडी नहीं बना हुआ। कितने घुसपैठिए आ गए? बोले 100। अच्छा 100 आ गए, बोले ठीक है हम कुछ काम करेंगे, कुछ कदम उठाएंगे। बाद में घुसपैठियों के पास गए, बोले तुम्हारी शिकायत आई हुई है तुम्हारी झुग्गी हटवाने के लिए, अब तुम्हारी झुग्गी हटवाऊंगा। बोले साहब मत हटवाओ। कितने वोट है तुम्हारे पास? 100। वो किसको वोट करोगे? बोले साहब आपको वोट करूंगा। आप ही ने बताया घुसपैठिए है, आप ही ने रास्ता दिखाया, नहीं पता था कि हाँ 100 घुसपैठिए है, आपने जाके बताया, आपने उनका काम कर दिया। उनको आपकी 4 वोट नहीं चाहिए, उनको इधर की 100 वोट चाहिए। इस तरीके से केवल सत्ता के खातिर, पार्षद बनने के लिए, प्रधान बनने के लिए, विधायक बनने के लिए, सांसद बनने के लिए देश से गद्दारी हो रही है, देश के साथ मक्कारी हो रही है। यह रियलिटी बता रहा हूं आपको। मैंने घुसपैठियों के खिलाफ जब पीआईएल फाइल किया, मेरी पीआईएल का विरोध करने के लिए 16 और पीआईएल आ गई। मैंने धर्मांतरण के खिलाफ पीआईएल फाइल किया, मेरी पीआईएल का विरोध करने के लिए 10 और पीआईएल आ गई। और विरोध करने के लिए बड़े बड़े दिग्गज वकील खड़े होते हैं। कई बार मैं आश्चर्य करता हूं, ये घुसपैठियों के समर्थन में जो झुग्गी में रहते हैं, उनके लिए ये 25 लाख रुपए लेने वाले वकील खड़े क्यों हो रहे हैं? जो लोग हमारे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में खड़े होते हैं, उसमें कोई भूतपूर्व कानून मंत्री है, कोई भूतपूर्व वित्त मंत्री है, कोई भूतपूर्व शिक्षा मंत्री है, कोई भूतपूर्व विदेश मंत्री है। जो हमारे खिलाफ वहां खड़े होते हैं वो मिनिमम 10 लाख रुपए लेते हैं। उसमें 2 तो ऐसे हैं जो 25 लाख भी लेते हैं, 25 लाख रुपए लेते हैं।
और वो आके खड़े होते हैं किसके लिए? घुसपैठियों के लिए। कौन से घुसपैठिए? जो झुग्गी में रहते हैं। कहां से आ रहा पैसा? मोटा माल आ रहा है। कुछ बाहर से आ रहा है और कुछ अंदर से भी आ रहा है। अंदर से कहां से आ रहा है? ये जो ड्रग बेची जा रही है ना, ये जो आपके बच्चों को नशेड़ी बनाया जा रहा है ना, वो पैसा आपसे ले रहे हैं। आपका बच्चा चोरी करके जाके आपका पैसा चोरी करता है, पिताजी की जेब में से जाके ड्रग खरीद लेता है, और जब ड्रग खरीद लेता है वो पैसा पहुंचता है ड्रग स्मगलर के पास, और उस ड्रग स्मगलर के पास जो पैसा आता है उस पैसे से घुसपैठियों को बसाया जा रहा है। तो आपका धन भी जा रहा है, आपका धर्म भी जा रहा है। एक तरफ हमारा बच्चा नशेड़ी बन रहा है, हमारा बच्चा नकारा बन रहा है, हमारा बच्चा पोर्न में डूबता चला जा रहा है, और दूसरी तरफ हमारे घर का पैसा उधर पहुंच रहा है और उस पैसे से घुसपैठियों के समर्थन में बड़े बड़े वकील खड़े हो रहे। यह चिंता की बात है कि नहीं? यह मुद्दा होना चाहिए कि नहीं? आपने इसको मुद्दा बनाया नहीं, आप भी आराम से घर में बैठे हुए। यह मुद्दा बनाइए। मुद्दा बनाने का तरीका क्या है? मैंने कहा 5,000 अपने नाम से फेसबुक फ्रेंड बनाइए, 5,000 अपनी पत्नी के नाम से बनाइए, 10,000 लोग आपसे कनेक्ट हो जाएंगे, और उन 10,000 पर प्रतिदिन अपने फेसबुक पे कुछ न कुछ लिखना शुरू करिए। मैं फेसबुक की बात इसलिए कर रहा हूं, ट्विटर पे मात्र 5 करोड़ लोग भारत में है, फेसबुक 50 करोड़ लोग यूज करते हैं। गांव देहात के किसान, मजदूर, गोलगप्पे बेचने वाले, रेडी पटरी लगाने वाले ट्विटर यूज नहीं करते, इंस्टाग्राम नहीं यूज करते, वो फेसबुक यूज करते हैं। और हमें फेसबुक यूज करने में शर्म आती है। हमको लगता है ये फेसबुक तो पिछड़ेपन की निशानी है। अरे भैया, ये पिछड़ेपन अगड़ेपन दिमाग से निकाल दो। हमने बड़े बड़े अगड़ों को देखा है, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को देखा है। एक बीमारी और भी है, थोड़े से पढ़ लिख जाएंगे और किसी कंपनी में मैनेजर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, उनके सामने ये बात करो, कहते हैं क्या बात कर रहे हैं, नहीं ये तो कम्युनल बात कर रहे हैं। अगर उनके व्हाट्सएप के ग्रुप में कुछ लिख दो, कहेंगे नो पॉलिटिकल डिस्कशन हियर। होता है कि नहीं होता? जिस दिन खदेड़े जाएंगे ना, आडवाणी जी पढ़े लिखे थे, भागना पड़ा कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। जेठमलानी जी पढ़े लिखे थे, भागना पड़ा कि नहीं? ये मैं पढ़े लिखे लोगों को बता रहा हूं। इंद्र कुमार गुजराल साहब पढ़े लिखे थे, भागे कि नहीं? मनमोहन सिंह जी पढ़े लिखे थे, घर मकान दुकान खेत खलिहान छोड़ के भागे कि नहीं? अरे पता नहीं कहां से दिमाग में आता है। थोड़ा सा पढ़ लिख लिया तो कड़वी सच्चाई बर्दाश्त नहीं होती। थोड़ा सा इंजीनियरिंग कर लिया, बीए बीएससी बीकॉम कर लिया, डॉक्टर इंजीनियर बने नहीं, ऐसा सेकुलरिज्म का भूत चढ़ता है कि सच्चाई बताओ तो बोले नहीं, नो डिस्कशन, नो पॉलिटिकल डिस्कशन। ऐसा मुझे बहुत सारे लोग बताते रहते हैं। क्या पता आप भी किसी ग्रुप में होंगे, व्हाट्सएप के ग्रुप में आप भी सुनते रहते हो। होता है कि नहीं होता? हाँ, जो लोग ऐसी बात करें तो उनको बता देना। आडवाणी जी, जेठमलानी जी, इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह, मिल्खा सिंह, गुलजार साहब, खुशवंत सिंह, ये सारे पढ़े लिखे थे। घर भी छूटा, मकान भी छूटा, खेत भी छूटा, खलिहान भी छूटा, दुकान भी छूटा, व्यापार भी छूटा, उद्योग भी छूटा। और यहां कोई अंडरवियर पहन के आया था, कोई पैजामा पहन के आया था, कोई लुंगी लगा के आया था, कोई 5 रुपए लेके आया था, कोई 10 रुपए लेके आया था। गलतफहमी में न रहे। भारत के संविधान में पहले राम लक्ष्मण सीता की फोटो थी। आपको लग रहा होगा नई बात है, काफी लोगों को लग रहा होगा ये कैसे हो गया। था। भारत के संविधान में 22 चैप्टर है, 22 पार्ट है, हर पार्ट के पहले किसी न किसी की फोटो थी। लेकिन जो बीमारी आज हमारे युवाओं को है, यही बीमारी चाचा को भी थी। ये सारे चाचा के बच्चे अभी आज भी घूम रहे हैं। क्या आप उन लोगों को वोट करेंगे जिन्होंने भारत के संविधान से राम लक्ष्मण सीता की फोटो निकलवा दिया?
जोर से बोलिए जरा। क्या आप उनको वोट करेंगे जिन्होंने भारत के संविधान से भगवान कृष्ण और अर्जुन की फोटो निकाल दिया? क्या आप उनको वोट करेंगे जिन्होंने भगवान नटराज और हनुमान जी की फोटो संविधान से निकाल दिया? क्या आप उनको वोट करेंगे जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह की फोटो निकलवा दिया? क्या आप उनको वोट करेंगे जिन्होंने गुरुकुल और नालंदा विश्वविद्यालय की फोटो निकलवा दिया? क्या आप उनको वोट करेंगे जिन्होंने नेताजी और रानी लक्ष्मीबाई की फोटो निकलवा दिया? क्या आप उनको वोट करेंगे जिन्होंने वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रगान नहीं बनने दिया? क्या आप उनको वोट करेंगे जिन्होंने भगवा झंडा को राष्ट्रीय झंडा नहीं बनने दिया? क्या आप उनको वोट करेंगे जिन्होंने ओम को राष्ट्रीय चिन्ह नहीं बनने दिया? क्या आप उनको करेंगे जिन्होंने सरदार पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया? क्या आप उनको वोट करेंगे जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया? जोर से बोलिए। क्या आप उनको वोट करेंगे जिन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया? क्या आप उनको वोट करेंगे जिन्होंने गुलामी के नामो निशान को बरकरार रखा? क्या आप उनको वोट करेंगे जिन्होंने गुलामी की कुरीतियां हलाला, मुता, मिस्यार, तहर्रुस, तलाके हसन तलाके बाइन तलाके किनाया को जारी रखा? क्या आप उनको वोट करेंगे जिन्होंने मुगलों के मदरसों की संख्या बढ़वा दिया? क्या आप उनको वोट करेंगे जिन्होंने मैकाले की मिशनरी स्कूलों की संख्या बढ़वा दिया? आपकी आवाज धीरे हो रही है, जोर से आवाज आनी चाहिए। अगर बैठे बैठे आवाज नहीं निकल रही तो खड़े होके बोलिए, आपकी आवाज इधर आनी चाहिए। क्या आप उनको वोट करेंगे जिन्होंने गुलामी के नियम कानूनों को जारी रखा? क्या आप उनको वोट करेंगे जिन्होंने संविधान में आर्टिकल 35A जोड़ दिया? क्या आप उनको वोट करेंगे जिन्होंने संविधान में आर्टिकल 370 जोड़ दिया? क्या उनको वोट करेंगे जिन्होंने 1937 के शरीयत एक्ट को जारी रखा? क्या उनको वोट करेंगे जिन्होंने 1954 वक्फ एक्ट बना दिया जिसके कारण 10 लाख एकड़ जमीन पे जिहादियों का कब्जा हो गया? क्या उनको वोट करेंगे जिन्होंने 1975 में इमरजेंसी लगा दिया? क्या आप उनको वोट करेंगे जिन्होंने 1976 में संविधान में सेकुलर शब्द जोड़ दिया? क्या आप उनको वोट करेंगे जिन्होंने साहबानो केस को पलटने के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला संसद में कानून बना दिया? क्या उनको वोट करेंगे जिन्होंने हमारे काशी मथुरा को रिस्टोर करने से रोकने के लिए प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना दिया? क्या आप उनको वोट करेंगे जिन्होंने भारत में मजहब के आधार पर माइनॉरिटी कमीशन बनाया? क्या आप उनको वोट करेंगे जिन्होंने मजहब के आधार पर यहां माइनॉरिटी बोर्ड और माइनॉरिटी ट्रिब्यूनल बनाया? क्या आप उनको वोट करेंगे जिन्होंने मजहब के आधार पर यहां वजीफा लागू किया? क्या उनको वोट करेंगे जिन्होंने मजहब के आधार पर यहां पे अलग से दारुल कजा चलाने की परमिशन दे दिया? आप जानते हैं जमीन के मुकदमों के लिए जहां वक्फ ट्रिब्यूनल चल रहा है, यहां पारिवारिक मुकदमों को डिसाइड करने के लिए बाकायदा दारुल कजा चल रहा है और इस दारुल कजा का समर्थन इंडियन मुस्लिम कांग्रेस ने किया है। मैं आईएनसी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आईएमसी की बात कर रहा हूं, इंडियन मुस्लिम कांग्रेस। दोनों में अंतर है क्या? इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम कांग्रेस में कोई अंतर है क्या? आईएमसी आईएनसी में कोई अंतर है? किया है इन्होंने। इसलिए मैं कहता हूं, वोट देने से पहले खुद भी जानकारी रखिए, अपने पड़ोसियों को भी जानकारी दीजिए, अपने रिश्तेदारों मित्रों को भी बताइए। और वो तभी हो सकता है जब आपको भी पता हो और आप उन जानकारियों को जगह जगह बांटेंगे, जगह जगह पहुंचाएंगे। तरीका मैंने बताया, 5000 अपने नाम के 5000 लोगों को जोड़िए। सभी भाई जिस दिन 5-5 हजार अपने नाम के लोगों को फेसबुक फ्रेंड बना लेंगे, सभी हमारी बहनें, सभी हमारी माताएं, सभी हमारी बेटियां अपने अपने नाम के 5000 लोगों को जोड़ लेंगे। मैं कह रहा हूं भारत में भूचाल आ जाए, फिर आपको कोई बांट नहीं पाएगा, कोई आपको काट नहीं पाएगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे हमको तो फेसबुक चलाना आता है, हमारी पत्नी को नहीं आता। तो कोई बात नहीं भाई, अर्धांगनी है, थोड़ा आप मदद कर दो, उनके नाम पे अकाउंट खोल दो, कोई दिक्कत है क्या? उनका अकाउंट खुद ही चला दो। जो बात अपने पे लिखते हो वही बात उनके पे उस पे भी लिख दो, कोई दिक्कत है क्या? शुरू करेंगे कि नहीं? कितने लोग जोड़े से आए, हाथ उठाएं जरा। और जोड़े वाले हाथ उठाएं, जोड़े से बहुत बड़ी हाथ उठा के दिखाएं जरा। सब लोग अपना 5-5 हजार फेसबुक फ्रेंड बनाएंगे। भारत माता की, भारत माता की। अब बात यह हुई, आपका विषय है एक भारत श्रेष्ठ भारत। अभी मैं उस विषय पे पहुंचा नहीं हूं। अगर आप थक गए हो तो बात को यहीं खत्म कर देते हैं, और एक भारत श्रेष्ठ भारत के बारे में समझना है तो शुरू करते हैं। जोर से बोलिए।
मैंने पहले कहा, अभी हम केवल भूमिका बना रहे हैं, अभी स्पीच हमारी शुरू नहीं हुई है। एक भारत श्रेष्ठ भारत बनेगा कैसे? एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए भारत के संविधान को ईमानदारी से लागू करने की जरूरत है। संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है, संविधान। ऐसा विधान जो सबके लिए समान हो, उसको क्या कहते हैं? संविधान। लेकिन भारत में अभी बहुविधान चल रहा है। हां, अभी कुछ मैं आपको, अब आपने कही दिया तो मैं आपको कुछ झूठ बता देता हूं जो लगातार भारत में झूठ बोला जाता है, और वो इतना झूठ है, इतनी बार बोला जाता है कि आपको सच लगता है। जैसे झूठ नंबर 1, सर्वधर्म समभाव। सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि भारत, पूरी दुनिया में धर्म एक है, बाकी सारे पंथ हैं, तो इसलिए सर्वधर्म समभाव नहीं हो सकता। यह सबसे बड़ा झूठ, झूठ नंबर 1। राजकमल जी, इसको थोड़ा अलग से रिकॉर्ड करके रखिए। अब हम 10 झूठ पे चर्चा करने जा रहे हैं। झूठ नंबर 2, सर्वपंथ समभाव, कि सारे पंथ समभाव सिखाते हैं, सारे पंथ एक समान है। यह झूठ नंबर 2 है। आप मुझे बताओ, पूरी सभी नदियां एक समान होती है क्या? जोर से बोलिए जरा। सारे पेड़ एक समान होते हैं क्या? सारे फल एक समान होते हैं क्या? पांचों उंगलियां एक समान है क्या? क्या सभी जितने रिलीजन हैं, सबके पंथ में एक समान बात लिखी हुई है क्या? तो सारे पंथ एक समान कैसे हो गए? सारे पंथ भी एक समान नहीं होते। ये झूठ नंबर 2। झूठ नंबर 3, कि भारत स्वतंत्र है। झूठ नंबर 3, क्या भारत स्वतंत्र? 2 शब्दों से मिलकर बना है, स्वतंत्र। स्व मतलब स्वयं, अपना, और तंत्र मतलब सिस्टम। जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, जो वीर सावरकर जी ने लड़ाई लड़ी, जो हमारे लाल बाल पाल ने इतना बड़ा अपना बलिदान किया, जो तिलक जी ने इतना बड़ा बलिदान किया, वो किसके लिए किया? स्वतंत्र भारत, स्वयं के तंत्र वाला भारत। स्वयं मतलब सेल्फ, तंत्र मतलब सिस्टम। कौन सा सिस्टम हमारा है? एजुकेशन सिस्टम हमारा है क्या? जोर से बोलिए जरा। पुलिस सिस्टम हमारा है क्या? जुडिशियल सिस्टम हमारा है क्या? इलेक्शन सिस्टम हमारा है क्या? टैक्स सिस्टम हमारा है क्या? एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हमारा है क्या? नहीं। तो झूठ नंबर 3 क्या है? भारत स्वतंत्र है। झूठ नंबर 4, भारत संप्रभु है। संप्रभु का मतलब सोरिन है। संविधान के प्रियम्बल का जो पहला शब्द है, सोरिन है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव डिसाइडेड टू एस्टेब्लिश ए सोरिन भारत, यह शब्द लिखा हुआ। संप्रभु का मतलब समझते हैं, ना गुलामी का नाम हो, ना गुलामी का निशान हो, ना गुलामी की कुरीतियां हो, ना गुलामी की कुप्रथाएं हो, ना गुलामी की पुलिस व्यवस्था हो, ना गुलामी की न्यायिक व्यवस्था हो। कुछ भी गुलामी का नहीं होना चाहिए, सब कुछ हमारा होना चाहिए। तो स्वतंत्र से भी ऊपर जो दूसरा शब्द होता है, संप्रभु। और आपको बताऊं कितने संप्रभु हैं। कभी एयरपोर्ट पे जाना तो जहाज में बैठने से पहले एक बार देखना जहाज पे लिखा क्या रहता है। जहाज पे लिखा रहता है VT, और VT का मतलब होता है विक्टोरिया टेरिटरी। ज्यादा इसके बारे में जानकारी करना तो VT अश्विनी उपाध्याय गूगल करना, मेरी PIL चल रही है। मैंने कहा ये VT तो हटाओ, जहाज के ऊपर से विक्टोरिया टेरिटरी लिखा हुआ है। 5वां झूठ, भारत संविधान से चलता है, ये 5वां झूठ। मजहब के आधार पर वक्फ बोर्ड, मजहब के आधार पर वक्फ ट्रिब्यूनल, मजहब के आधार पर मंत्रालय, मजहब के आधार पर आयोग, मजहब के आधार पर लोन, मजहब के आधार पर मुफ्त में मकान, मजहब के आधार पर मुफ्त में दुकान, मजहब के आधार पर मुफ्त में राशन, और कह रहे भारत संविधान से चलता है। अरे संविधान का मतलब समान विधान, एक देश एक विधान।
जोर से बोलिए, एक देश एक विधान मांग रहा है हिंदुस्तान। एक देश एक विधान मांग रहा है हिंदुस्तान। तो ये पांचवा झूठ है कि भारत संविधान से जलता है। छठवां झूठ, भारत में कानून का राज है। छठवां झूठ कि भारत में कानून का राज है और सब लोग एक समान है। मैं आपको बताऊं बहुत गंभीरता के साथ, कानून का राज होता तो हमें जातियों के आधार पे बांटने वाले जेल में सड़ रहे होते, वो बाहर सफेद कुर्ता पहन के घूम नहीं रहे होते। कानून का राज होता, अब्दुल्ला परिवार जेल में होता। कानून का राज होता, मुफ्ती परिवार जेल में होता। कानून का राज होता, सोरेन परिवार जेल में होता। कानून का राज होता, गांधी परिवार जेल में होता। कानून का राज होता, स्टालिन परिवार जेल में होता। कानून का राज होता, सोरेन परिवार जेल में होता। कानून का राज होता तो ये 100 पॉलिटिकल परिवार जेल में होते, और ये 100 पॉलिटिकल परिवार जेल में होते तो हमें जातियों के आधार पर बांटने वाले कोई होता ही नहीं। हमें बांटने वाले बाहर घूम रहे क्योंकि भारत में कानून का राज नहीं, और उसी की लड़ाई में लड़ रहा हूं। ये जो 10 झूठ है, इस झूठ को ठीक करने की लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा हूं। 7वां झूठ, सारे जहां से अच्छा हिंदू सत्ता हमारा। ये 7वां झूठ। घूसखोरी है, कमीशनखोरी है, जमाखोरी है, मिलावटखोरी है, कालाबाजारी है, नशा तस्करी है, मानव तस्करी है, और फिर भी कहते हैं सारे जहां से अच्छा। जोर से बोलिए, सारे जहां से अच्छा। नशा तस्करी है, मानव तस्करी है, सोना तस्करी है, लब जिहाद है, लैंड जिहाद है, मजार जिहाद है, दरगाह जिहाद है, और कहते हैं सारे जहां से अच्छा। अवैध निर्माण हो रहा है, सड़क के किनारे अवैध निर्माण, रेलवे के किनारे अवैध निर्माण, एयरपोर्ट के किनारे अवैध निर्माण, पूरा मुंबई एयरपोर्ट के बगल में धारावी बन गई, और कह रहे हैं सारे जहां से अच्छा। आतंकवाद है, अलगाववाद है, कट्टरवाद है, जिहाद है, मजहबी उन्माद है, और कह रहे हैं सारे जहां से अच्छा। ऐसे नहीं होता, सारे जहां से अच्छा बनाना पड़ेगा। सारे जहां से अच्छा बनाने के लिए नियम कानून बदलना पड़ेगा, और नियम कानून तब बनेगा जब ये ओट जीवी, नोट जीवी, नाम जीवी दल गुलाम, गद्दार और मक्कार सफेद पोश घर में बैठ जाएंगे। अगर ये संसद विधानसभा में पहुंचेंगे तो मुश्किल खड़ी करेंगे। 8वां झूठ, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये झूठ बोलते नहीं बोलते? कभी कविता पाठ करवाएंगे तो कवि आएंगे, 50,000 रुपए लेंगे, ये वाला झूठ जरूर बोल के जाएंगे। कभी देख लीजिएगा, जितना ज्यादा उनको फीस देंगे उतनी बार इस झूठ को रिपीट भी करेंगे। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। अरे मल्लदीप मालदीप बन गया, हस्ती भी मिट गई, बस्ती भी मिट गई। दुर्योधन का ननिहाल गंधार कंधार बन गया, हस्ती मिट गई, बस्ती मिट गई। राजा भरत का ननिहाल कैके, जहां से माता कैकेयी आई थी, पाकिस्तान बन गया, हस्ती भी मिट गई, बस्ती भी मिट गई। कश्मीर से हस्ती मिट गई, बस्ती मिट गई। मेघालय से हस्ती मिट गई, बस्ती मिट गई। नागालैंड से हस्ती मिट गई, बस्ती मिट गई। मिजोरम से हस्ती मिट गई, बस्ती मिट गई। अरुणाचल से हस्ती मिट रही है, बस्ती मिट रही है। मणिपुर से हस्ती मिट रही है, बस्ती मिट रही है। भारत के 9 राज्यों से हस्ती भी मिट गई, बस्ती भी मिट गई, और फिर भी कहते हैं कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ऐसे लगता है जब सब खत्म हो जाएंगे तब ये झूठ बोलना बंद करें। भारत में 800 जिले हैं, 800 जिलों में से 200 जिलों में हस्ती भी मिट गई है, बस्ती भी मिट गई है, और उसका रूट काज क्या है? घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट। भारत में कुल 6000 तहसीलें हैं, जिसको आप महाराष्ट्र में तालुका कहते हैं। 6000 तालुका में से 1500 तालुका में हस्ती भी मिट गई है, बस्ती भी मिट गई। भारत के बॉर्डर पे कुल 300 तहसील है, 300 तालुका है। उन 300 की 300 तालुकाओं से हस्ती भी मिट गई है, बस्ती भी मिट गई। 9 राज्यों में खत्म हो गए, 200 जिलों में खत्म हो गए, 1500 तहसीलों में खत्म हो गए, बॉर्डर की 300 तहसीलों में खत्म हो गए, और कह रहे हैं हस्ती, अभी कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं 5-5 हजार फेसबुक फ्रेंड बनाइए अपने नाम के लोगों को, और जितना ये झूठा मीठा झूठ बोला जाता है, ये सारे मीठे झूठ को एक्सपोज करिए, पाखंडियों को एक्सपोज करिए।
9वां झूठ, मजहब नहीं सिखाता, जोर से बोलिए जरा, सबसे बड़ा झूठ, मजहब नहीं सिखाता आपस में। अरे मजहब आपस में बैर रखना नहीं सिखाता तो बाबर आया था, उसको अगर मस्जिद बनानी थी, अयोध्या में जगह की कमी थी क्या? उसने जन्मभूमि को तोड़ के ही मस्जिद क्यों बनाया? औरंगजेब को अगर नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद बनानी थी तो बनारस में और कोई जगह नहीं थी क्या? खाली खेत तो खूब पड़े हुए थे, आज भी खाली खेत पड़े हुए। काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ के ही उसने वहां पे मस्जिद क्यों बनाई? अगर मजहब आपस में बैर रखना नहीं सिखाता तो मथुरा में क्या जगह की कमी थी क्या? जाके बना लेता एक मस्जिद। उसने भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को तोड़ के ही मस्जिद क्यों बनाई? अगर मजहब बैर रखना नहीं सिखाता तो भोजशाला में जगह की कमी थी क्या? उसने सरस्वती शिशु मंदिर के ऊपर ही क्यों बनाया? पूरी दुनिया में अराजकता फैली जो है, पूरी दुनिया में जो लड़ाई है किसकी? जरा जोर से बोलिए जरा। और फिर भी कह रहे हैं मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर। और 10वां कहते हैं सब समान है, सबको समान अधिकार है। और प्रधानमंत्री बोलता है भारत के संसाधनों पे पहला हक। ये 10 झूठ लगातार बोला जाता है। इस झूठ को एक्सपोज करना जरूरी है, ऐसे पाखंडियों को एक्सपोज करना जरूरी है और यह सुनिश्चित करना जरूरी है ये पाखंडी सांसद विधायक तो छोड़ो, पार्षद और प्रधान भी ना बन पाए। ये हम सब की ड्यूटी होनी चाहिए। तरीका वही है, सोशल मीडिया में सही बातों को लिखना शुरू करिए। सवाल यह है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत बनेगा कैसे? एक भारत तब बनेगा जब सबके लिए एक कानून होगा, और श्रेष्ठ भारत तब बनेगा जब प्रत्येक कानून दुनिया का श्रेष्ठ कानून होगा, सर्वोत्तम कानून होगा। मैंने एक पीआईएल फाइल किया, अभी सुप्रीम कोर्ट में मैटर कोर्ट में चल रहा है। मैंने कहा मुगल आए, मदरसा शुरू किए, लेकिन अब तो मुगल नहीं है ना, तो फिर मदरसा क्यों चल रहा है? अंग्रेज आए, मिशनरी स्कूल शुरू किए, लेकिन अब तो अंग्रेज नहीं है, तो फिर मिशनरी स्कूल क्यों चल रहे? ये 65 एजुकेशन बोर्ड किस लिए बना रखा है? सबको मर्ज करके वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड क्यों नहीं बना देते? अगर एक रेलवे बोर्ड से पूरे भारत की रेलवे चल सकती है तो एक एजुकेशन बोर्ड से पूरे देश के स्कूल नहीं चल सकते क्या? जोर से बोलिए जरा। और भारत में आदिकाल से यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम था। भगवान श्री राम के दादाजी राजा रघु ने, जिनके नाम पे एक चौपाई है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, वो महाराज रघु ने उस समय उस भारत में, जो पूरी दुनिया में भारत था, उस भारत में यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू किया था। उस समय भेदभाव नहीं था, इसीलिए सामाजिक समरसता थी। उनके एजुकेशन सिस्टम का परिणाम यह था कि राजा दशरथ जो युवराज थे, राजकुमार थे, छत्री थे, राज परिवार के थे, वहीं दूसरी तरफ सुमंत जो केवट के लड़के थे, गरीब परिवार थे, लेकिन दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। बाद में दोस्ती हो गई तो दशरथ जी ने सुमंत को अपना मंत्री बना लिया। उस यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम का यह परिणाम था कि कृष्ण भगवान जो राज परिवार के थे, अमीर थे, और वहीं सुदामा जो गरीब थे, दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। उस यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम का यह परिणाम था भगवान श्री राम जो राजकुमार थे, क्षत्रिय थे, निषाद राज, गरीब थे, निषाद थे, दोनों मिलके एक ही स्कूल में पढ़ते थे। यह व्यवस्था हमारे यहां थी। आज की डेट में 65 एजुकेशन बोर्ड चल रहे हैं और भारत का संविधान कहता है सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। एग्जाम सबका एक है, इंजीनियरिंग का एग्जाम एक, जेई, मेडिकल का एग्जाम एक, नीट, एनडीए का एग्जाम सबके लिए एक, बैंक का एग्जाम सबके लिए एक, आईएएस का एग्जाम सबके लिए एक, रेलवे का एग्जाम सबके लिए एक, और सिलेबस 65।
65 सिलेबस चल रहा है। महाराष्ट्र बोर्ड अलग पढ़ाता है, यूपी बोर्ड अलग, बिहार बोर्ड अलग, बंगाल बोर्ड अलग, सीबीएसई बोर्ड अलग, आईसीएसई बोर्ड अलग। तो सबको समान अवसर कैसे मिलेगा? समान अवसर तब मिलेगा जब वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड होगा, वन नेशन वन सिलेबस होगा, वन नेशन वन करिकुलम होगा। बस केवल इतना करना है, महाराष्ट्र वाला मराठी में पढ़ेगा, गुजरात वाला गुजराती में पढ़ेगा, बंगाल वाला बंगाली में पढ़ेगा, तमिलनाडु वाला तमिल में पढ़ेगा, अपनी अपनी मातृभाषा में पढ़ेंगे। सिलेबस और करिकुलम अलग अलग क्यों होना चाहिए? कभी इस पे चर्चा होती है क्या? ये सुबह से शाम तक जो हमें जातिगत जनगणना कराते रहते हैं, जातियों के आधार पर तोड़ते रहते हैं, वो यूनिफॉर्म एजुकेशन की बात करते हैं कि नहीं? कहते हैं हम गरीबों के साथ खड़े हैं, गरीबों को हम आगे बढ़ाएंगे। अरे गरीबों को आगे बढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम। सबसे बढ़िया तरीका है कि जो फैक्ट्री मालिक का बच्चा जो किताब पढ़े, मजदूर का बच्चा वही किताब पढ़े। जो शिक्षक का बच्चा जो किताब पढ़े, शिक्षा मंत्री के बच्चे की वही किताब। जो कांस्टेबल का बच्चा जो किताब पढ़े, कलेक्टर का बच्चा वही किताब पढ़े। मर्सिडीज से चलने वाले बच्चे की किताब और ऑटो रिक्शा से चलने वाले बच्चे की किताब एक हो सकती है कि नहीं? भाई फिजिक्स का सिलेबस पूरे देश का कॉमन हो सकता है कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। केमिस्ट्री का हो सकता है कि नहीं? जूलॉजी हो सकता है कि नहीं? बॉटनी हो सकता है कि नहीं? इंग्लिश हो सकता है कि नहीं? ठीक है, 7 किताब कॉमन कर दो, 3 किताब राज्यों पे छोड़ दो, अपना अपनी लोकल हिस्ट्री पढ़ा लें, अपना लोकल कल्चर पढ़ा लें, अपने महापुरुषों को पढ़ा लें, अपने लोकल मौसम के बारे में पढ़ा लें, तो 7 किताब कॉमन हो सकती है, 3 किताब राज्यों पे छोड़ सकते हैं। मेरी पीआईएल चल रही है, नेता इस पे कुछ काम करे चाहे न करे, मैं अपनी तरफ से प्रयास कर रहा हूं। सरकार को नोटिस भी हो गया है, कब तक चलेगा? लेकिन जानते हैं इस हमारी पीआईएल का विरोध कौन कर रहे हैं? वो कह रहे हैं हमारा मदरसा अलग चलना चाहिए, हमारी मिशनरी स्कूल अलग चलना चाहिए। क्या ये मदरसा और मिशनरी स्कूल के समर्थकों को लोकसभा और विधानसभा में पहुंचने देना चाहिए क्या? आप चाहते हैं अगर भारत में समान शिक्षा लागू हो तो ये मुगलों और मैकाले के वंशजों को, जिनका डीएनए औरंगजेब और मैकाले से मिलता है, इनको आपको बाहर बैठाना पड़ेगा। यही तरीका है एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने का। दूसरा तरीका, भारत में समान नागरिक संहिता हो। आर्टिकल 44 यही कहता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी शादी विवाह की उम्र सबकी एक समान होनी चाहिए, गुजारा भत्ता सबको एक बराबर मिलना चाहिए, भरण पोषण का अधिकार मेंटेनेंस सबको एक समान होना चाहिए, ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स कॉमन होना चाहिए, माता पिता की देखभाल का अधिकार सबको मिलना चाहिए, एडॉप्शन सबके लिए कॉमन होना चाहिए, सक्सेशन सबके लिए कॉमन होना चाहिए, विरासत सबके लिए एक समान अधिकार होना चाहिए, वसीयत का सबको एक समान अधिकार होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात, हम दो हमारे दो सबके दो, यह सबके लिए लागू होना चाहिए। यह भारत का संविधान कहता है, और यह आज से नहीं, यह व्यवस्था भी हजारों साल पहले लागू हो चुकी है। भगवान मानव इतिहास में सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाले भगवान श्री राम हैं। इसलिए पूरी दुनिया में जब गुड गवर्नेंस की बात होती है तो कृष्ण राज्य की बात नहीं होती, युधिष्ठिर राज्य की बात नहीं होती, किसकी बात होती है? जोर से बोलिए जरा। राम राज्य। दुनिया का सबसे बेस्ट जो गवर्नेंस का मॉडल है वो राम राज्य कहलाता है। क्यों? क्योंकि उस समय जब कोई जमीन की कमी नहीं थी, पानी की कमी नहीं थी, बेरोजगारी कोई समस्या नहीं थी, उस समय भगवान श्री राम ने हम दो हमारे दो सबके दो लागू किया। रामायण का उत्तरकांड पढ़िए, एक नारी व्रत ये भगवान श्री राम ने शुरू किया, और उन्होंने केवल प्रजा को नहीं बोला कि तुम लोग फॉलो करो, सबसे पहले अपने ऊपर फॉलो किया। भगवान श्री राम ने एक विवाह किया, लक्ष्मण जी ने एक विवाह किया, भरत जी ने एक विवाह किया, और शत्रुघ्न जी ने एक विवाह किया। जबकि भगवान श्री राम चक्रवर्ती नरेश थे, पहले के समय बहुविवाह हुआ भी करता था। बहुत सारे राजा संबंधों को अच्छा करने के लिए अपनी बेटी के साथ विवाह किया करते थे, यह भी व्यवस्था होती थी, लेकिन उस समय भगवान श्री राम ने एक विवाह किया। दूसरा, न गरीबी थी, न बेरोजगारी थी, न कुपोषण था, न प्रदूषण था, न अनाज की कमी थी, न दूध की कमी थी।
फिर भी भगवान श्री राम के 2 बच्चे, लक्ष्मण जी के 2 बच्चे, भरत जी के 2 बच्चे, शत्रुघ्न जी के 2 बच्चे। दुई सुत सीता सुंदर जाए, लौकुश वेद पुराणन गाए, उत्तरकांड में लिखा हुआ है। न किसी को 1, न किसी को 3, सबके 2, हम 2 हमारे 2। यह व्यवस्था लागू होनी चाहिए कि नहीं? आज की डेट में जानते हैं 50% समस्याओं का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। जल जंगल जमीन की समस्या, रोटी कपड़ा मकान की समस्या, गरीबी, भूखमरी, कुपोषण की समस्या, प्रदूषण की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, अशिक्षा की समस्या, बढ़ते अपराध की समस्या। अगर आप समस्याओं की वाई एनालिसिस करेंगे तो पता चलेगा 50% समस्याओं का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। और भारत के संविधान में भी लिखा हुआ है, हम 2 हमारे 2 सबके 2 लागू होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड चैप्टर आर्टिकल 44 लिखा हुआ है, और जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए। यह भारत के संविधान के शेड्यूल 7 के लिस्ट 3 के एंट्री नंबर 28 पे लिखा हुआ, 20 पे लिखा हुआ। इस पे चर्चा होनी चाहिए कि नहीं? चर्चा हो रही है क्या? क्योंकि आप भी नहीं चर्चा करते, आप भी डिमांड नहीं करते हो। इसीलिए कहता हूं 5-5 हजार फेसबुक फ्रेंड बनाओ, ऐसे विषयों को लिखो। आपको कोई अच्छा वीडियो आपके व्हाट्सएप पे आ जाए, उस वीडियो को डाउनलोड करो और सीधे अपने फेसबुक पे डाल दो। व्हाट्सएप पे आप फॉरवर्ड करोगे, कितने लोग करोगे? 5 लोग कर लोगे, 10 लोग कर दोगे, अपने जान पहचान वाले को करोगे। लेकिन आपका नाम महेश है तो आप बहुत करोगे, पुणे में फॉरवर्ड कर दोगे। आपके 5000 फेसबुक फ्रेंड है, वो वीडियो आप अपने फेसबुक पर डालोगे तो आपको उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम सारे महेश आपका वीडियो देख लेंगे। करना है कि नहीं करना है? भारत की एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए हमें एक यूनिफॉर्म पुलिस कोड भी बनाना पड़ेगा। आप क्या चाहते हैं कि जैसे यूपी की पुलिस ने आजकल बुलडोजर खरीद लिया है, ऐसे ही बुलडोजर आपके महाराष्ट्र में भी खरीदना चाहिए कि नहीं? जैसे ही यूपी की पुलिस बुलडोजर लेके दौड़ती रहती है आजकल, वैसे ही महाराष्ट्र में भी दौड़ना चाहिए कि नहीं? वो तब दौड़ेगी जब 1861 का पुलिस एक्ट खत्म होगा। अंग्रेजों ने बनाया था 1861 में, एक नया यूनिफॉर्म पुलिस कोड बनेगा और पूरे देश में 1 नेशन 1 पुलिस कोड होगा। वो तब होगा जब आप डिमांड करोगे, वो तब होगा जब मक्कार गद्दार भारत विरोधी संसद विधानसभा में जाने से रुकेंगे। आपको अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना है तो यूनिफॉर्म पुलिस कोड भी बनाना पड़ेगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना है तो यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड भी बनाना पड़ेगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना है तो यूनिफॉर्म एविडेंस कोड भी बनाना पड़ेगा। उदाहरण के लिए, भारत में मुकदमे इतने देर तक चलते क्यों हैं? जानते हैं क्यों चलते? अमेरिका में या ब्रिटेन में या सिंगापुर में मुकदमों का फैसला 3 से 6 महीने में हो जाता है, और भारत में एक सज्जन ने 2014 में बोला था कि उत्तर प्रदेश में बोला कि हम 42% हैं, अगर मोदी यहां आएंगे तो बोटी बोटी काट देंगे। कब बोला था? 2014। 2024 में उसका चार्ज फ्रेम हुआ है। अब गवाहों के बयान शुरू होंगे। अगर जिस गति से चार्ज फ्रेम हुआ है, इसी गति से गवाहों के बयान हुए तो 2034 में उसका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला आएगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले में मान लो उसको सजा हो गई तो वो हाई कोर्ट जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुकदमों की भरमार है, तो 2044 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी उसको सजा हो गई तो सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा, तो 2054 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा। बोटी बोटी काटने के लिए किसको बोला? मोदी जी को। मोदी जी कौन है? उस समय मुख्यमंत्री थे, आज की डेट में प्रधानमंत्री हैं। अगर प्रधानमंत्री का मुकदमा 2014 में बोटी बोटी काटने वाला 2054 तक चलेगा, आम जनता का क्या होगा? अरे भाई, उसने बोला, अब इसमें गवाहों के बयान की क्या जरूरत है?
वो वीडियो है, यूट्यूब पे है, आप लोग गूगल करना बोटी बोटी मोदी, आपको वीडियो मिल जाएगा। उस वीडियो की आप साइंटिफिक जांच कर लो कि वीडियो असली है कि नकली, और उसके बाद सीधे उसको सजा दे दो। गवाहों के बयान क्यों कराना? और जानते हैं कानून कितना घटिया है, जिसने कहा था बोटी बोटी कर दूंगा वो सांसद भी बन गया। इतना घटिया कानून कि बोटी बोटी काटने वाला सांसद भी बन गया। नाम क्या है उसका? इमरान मसूद। हां, इमरान मसूद। और कौन सी पार्टी का है? वो उसी पार्टी का है जिसने अब तक कम से कम 100 महापाप किए हैं, जिसको संविधान से नफरत, जो संविधान बचाने की बात करती है लेकिन सबसे ज्यादा उसको संविधान से नफरत। तो जल्दी जल्दी फैसला तब होगा जब यूनिफॉर्म एविडेंस कोड होगा। झूठ बोलना गंभीर अपराध होगा, झूठी शिकायत करना गंभीर अपराध होगा, झूठी जांच करना गंभीर अपराध होगा, झूठा एफिडेविट फाइल करना गंभीर अपराध होगा, झूठा मुकदमा करना गंभीर अपराध होगा, और झूठा जजमेंट देना भी गंभीर अपराध होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग पैसा दे देके झूठा जजमेंट भी दे रहे हैं। तो कानून बदलना पड़ेगा। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड लागू करना पड़ेगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए आपको यहां पे जो 5.5 करोड़ घुसपैठिए पहले उनको भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो यहां रहेंगे तो खुरापात करेंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए धर्मांतरण नियंत्रण कानून भी बनाना पड़ेगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए नशा तस्करों को फांसी देने के लिए कानून बनाना पड़ेगा। अगर मेरा बस चले तो मैं नशा तस्करों का मुकदमा 1 महीने के अंदर डिसाइड करूं और सबको सार्वजनिक रूप से फांसी दूं। क्योंकि भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा यह बन चुका है। आतंकवादियों से ज्यादा खतरनाक हमारे लिए ड्रग स्मगलर हो चुके हैं। पूरे परिवारों को बर्बाद कर दे रहे हैं। मैं ऐसे बहुत सारे परिवारों को जानता हूं, एक बेटा है और रोज अपने मां बाप से लड़ता है। करोड़ों मां बाप अपने नशेड़ी बेटों बच्चों से परेशान, करोड़ों हमारी बहनें अपने नशेड़ी पतियों से परेशान, और करोड़ों बच्चे अपने नशेड़ी बाप से परेशान हैं। पूरे परिवार में अशांति फैली हुई है। किसके कारण? नशे के कारण। इसलिए सिंगापुर में ड्रग स्मगलर को फांसी दिया जाता, वहां आजीवन कारावास भी नहीं है। एक बार गूगल करिएगा सिंगापुर गांजा फांसी, आपको पता चलेगा। एक आदमी के पास 900 ग्राम गांजा मिला था, सीधे फांसी दे दिया। एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना है तो आपको अवैध निर्माण के खिलाफ भी कठोर कानून बनाना पड़ेगा। ये हाईवे के किनारे, रेलवे के किनारे जो जमीनें होती जा रही, इनको खत्म करना पड़ेगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना है तो मजहब के आधार पे जो बोर्ड बना हुआ है, मजहब के आधार पे जो ट्रिब्यूनल बना हुआ है, मजहब के आधार पे जो मंत्रालय चल रहा है, मजहब के आधार पे जो आयोग चल रहा है, मजहब के आधार पे जो योजनाएं चल रही है, इन सबको बंद करना पड़ेगा। सारी योजनाएं केवल गरीबी के आधार पे होनी चाहिए, मजहब के आधार पे कुछ भी नहीं होना। एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना है तो हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा। आप जानते हैं भारत में घुसपैठ होती कैसे? घुसपैठिए बॉर्डर पे 2000 रुपए दे के अंदर आते हैं 2000 रुपए में आधार बनवा लेते हैं। कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता, सीधे 2000 रुपए पकड़ाते हैं। जो कॉमन सर्विस सेंटर वाले को वो आधार बना के दे देता है, और जैसे आधार बन जाता है वो दूसरे दलाल को पकड़ते हैं, वो 2000 रुपए में राशन कार्ड बनवा देता है, तो 4000 रुपए में 2 डॉक्यूमेंट। उसके बाद वो 2000 रुपए फिर से देता है दलाल को, उसको बर्थ सर्टिफिकेट बना के दे देता है। जब 3 डॉक्यूमेंट हो गए फिर वो दलाल को पकड़ता है, 3 से 4000 रुपए देता है, आरटीओ ऑफिस से वो ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेता है। फिर वो 2 रुपए तहसील में दलाल को पकड़ाता है, उसको वहां से डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र मिल जाता है। 10 से 12,000 रुपए खर्च करके घुसपैठिए 5 से 6 डॉक्यूमेंट बनवा लेते हैं। उसके बाद वोट जीबी नोट जीबी नेता उनका वोटर आईडी में नाम जुड़वा देते हैं, जनधन खाता उनका खुल जाता है, किसान सम्मान निधि भी आती है, मुफ्त में राशन भी मिलता है, मुफ्त में मकान भी मिलता है, मुफ्त में वजीफा भी मिलता है। और ये सारा किसके पैसे से मिलता है? जोर से बोलिए जरा। ये जो आप इनकम टैक्स देते हैं, टोल टैक्स देते हैं, रोड टैक्स देते हैं, जीएसटी देते हैं, टीडीएस देते हैं, ये उसी पैसे से घुसपैठियों का काम हो रहा है। तो जितना गंभीर अपराध होना चाहिए घुसपैठ, उतना ही गंभीर अपराध होना चाहिए घुसपैठियों की मदद करना।
और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जिस दिन घुसपैठियों और उनके मददगारों के खिलाफ एनएसए यूएपीए वेजिंग वॉर मकोका लगना शुरू हो जाएगा, उनकी प्रॉपर्टी जब्त करना शुरू कर देंगे, उनको वो अपने आप छोड़ के भाग जाएंगे। एनआरसी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना खौफ पैदा हो जाएगा, अपने आप भागना शुरू करेंगे। क्या आप उनको वोट करेंगे जो घुसपैठियों की मदद कर रहे हैं, या उनको वोट करेंगे जो घुसपैठियों को निकालना चाहते हैं? इसलिए मेरा मानना है, बहुत सोच समझ के मतदान करिए। बात हमारे बच्चों के भविष्य की है, बात हमारे आने वाली पीढ़ियों की है। अपने बच्चों के बारे में चिंता करिए। अगर देश के बारे में नहीं चिंता करना, हिंदुत्व के बारे में नहीं चिंता करना, सनातन के बारे में नहीं करना, अरे अपने बच्चों के बारे में तो करो। 2024 में जुलाई के महीने में ढाका वाले आराम से बैठे हुए थे अपने अपने फ्लैट में, अपने अपने बंगलों में, अपने अपने महल में। उन्होंने सोचा था क्या कि अगस्त में क्या होने वाला है? सोचा था क्या? और क्या हो रहा है? पिता के सामने पत्नी बेटी का बलात्कार हो रहा है, पति के सामने पत्नी का बलात्कार हो रहा है, बच्चे के सामने मां का बलात्कार हो रहा है। वो सब कुछ हो रहा है जो बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के समय हुआ, जो खिलजी ने किया। बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी ने किया, वही 1947 में हुआ, वही काम 1990 में कश्मीर में हुआ, वही 2024 में बांग्लादेश में हो रहा है। इसका मतलब सोच में कोई कमी आई क्या? जोर से बोलिए जरा। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि सब एक समान नहीं होते। मैं भी मानता हूं सब एक समान नहीं होते, खुरापाती जिहादी 1% होते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब मोहल्ले में 500 जिहादी आके हिंदुओं का घर घेरते हैं ढाका में, तो बाकी जो 99% अच्छे हैं वो उनका विरोध क्यों नहीं करते? वो हिंदुओं को बचाते क्यों नहीं? सवाल यह है। अगर वो जिहादियों का विरोध करें तो समझ में आती है। वो तो चुपचाप बैठे रहते हैं, और जानते हैं क्यों चुपचाप बैठे रहते हैं? उनको पता है ये बगल वाला फ्लैट खाली होगा, अपने काम ही तो आएगा। कश्मीर में जब हो रहा था 1990 में, तो जिनके साथ रोटी का रिश्ता था, प्रसाद पहुंचाते थे, होली दिवाली मनाते थे, ईद पे जाते थे, वो भी शांत होकर बैठे रहे। जानते हैं क्यों? क्योंकि आतंकवादी जब खाली करा रहे, ये भागेंगे, इनका दुकान मकान खेत तो हमारे काम आएगा ना। और वही सोच हो रही है। बांग्लादेश में नाम पूछने के बाद अभी नया मेरे पास वीडियो आया, एक परिवार को उन्होंने पकड़ा, एक लड़के को पकड़ा, उसने जान बचाने के लिए अपना नाम गलत बता दिया। था वो हिंदू, लेकिन उसने अपना नाम दूसरा बताया। तो जानते क्या किया? उसको नंगा किया। नंगा किया कंफर्म करने के लिए इसका खतना हुआ है कि नहीं हुआ। और जब नंगा किया, खतना तो उसका हुआ नहीं था, मार दिया उठा के। इस सोच को खत्म करने की जरूरत है, और वो सोच खत्म करने के लिए नियम कानूनों को बदलना पड़ेगा। उस सोच को खत्म करने के लिए मदरसा मिशनरी स्कूलों को बंद करना पड़ेगा। उस सोच खत्म करने के लिए यूनिफॉर्म एजुकेशन, यूनिफॉर्म हेल्थ केयर, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना पड़ेगा। उस सोच को खत्म करने के लिए यूनिफॉर्म पुलिस कोड, यूनिफॉर्म पिनल कोड, यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड लागू करना पड़ेगा। उस सोच को खत्म करने के लिए मजहब के आधार पर सारी बनी योजनाओं को खत्म करना पड़ेगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत तब बनेगा, एक सुरक्षित भारत तब बनेगा जब ये जितने भी नियम कानून हैं बदलेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आशा करता हूं अब आप लोग कम से कम एक बात हमारी मानेंगे, फेसबुक पे 5-5 हजार फ्रेंड बनाएंगे, और जो भी आपके पास सही वीडियो आएगा उसको अपने अपने फेसबुक पे शेयर करेंगे। अंत में आप लोग एक खड़े हो जाइए, मैं आपसे कुछ नारा लगवाता हूं। कुछ कोई विषय छूट गया क्या? अब रहने दीजिए, बहुत देर से बैठे हुए हैं सब लोग। आप लोग एक जेएनयू में नारा लगता है, हमें चाहिए आजादी। सुना होगा ना, जेएनयू में लगता है, वही वाला नारा आपको लगाना है। दोनों हाथ उठा के लगाना है। डफली है नहीं, मैं डफली देता, जेएनयू वाले तो डफली बजाते हैं। आपको जोर से बोलना है, और इतना तेज बोलना है कि आपकी आवाज यहां तक आए, क्योंकि रिकॉर्डिंग यहीं पे हो रही है। गुलामी के नाम से हमें चाहिए, अब इसमें भी शॉर्टकट मार दिया,
हमें चाहिए आजादी। गुलामी के नाम से, गुलामी के निशान से, गुलामी की शिक्षा से, गुलामी के इतिहास से, गुलामी की पुलिस व्यवस्था से, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था से, गुलामी की टैक्स व्यवस्था से, गुलामी के संस्कार से, घूसखोरी कमीशनखोरी से, भ्रष्टाचार अपराध से, मिलावटखोरी कालाबाजारी से, नशा तस्करी और मानव तस्करी से, लफ्ज जिहाद और लैंड जिहाद से, रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों से, मिशनरियों के धर्मांतरण से, जिहादियों के धर्मांतरण से, बम विस्फोट और जनसंख्या विस्फोट से, मजहबी नियम कानूनों से, मजहबी बोर्ड और ट्रिब्यूनल से, मजहबी आयोग और मंत्रालय से, मजहब के आधार की योजनाओं से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं आगे बोलूंगा एक देश एक विधान, आप बोलेंगे मांग रहा है हिंदुस्तान। एक देश एक विधान, एक देश एक विधान, एक देश एक विधान। बहुत बहुत आभार। जाइए 5,000 फेसबुक फ्रेंड बनाइए, अपने नाम पे भी बनाइए, पत्नी के नाम पे भी बनाइए, सारी सही जानकारियों को वहां शेयर करना शुरू करिए। और याद रखिएगा, गद्दारों को हटाना है और छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना को बहुत बहुत आभार। सगळ्यांना विनंती आहे, 2 मिनिटं परंपरा आहे, कुठल्याही कार्यक्रमाचा समारोप आपण वंदे मातरमने करतोय, त्या अगोदर फक्त 1-2 मिनिटांमध्ये आभार प्रदर्शन होईल आणि त्याच्यानंतर वंदे मातरम होईल। दुसरं, आपण भारताचे नागरिक असाल तर कोणी इथून हलणार नाही। वंदे मातरमसाठी सगळे आपण इथं स्तब्ध उभं राहू। त्या अगोदर फक्त काही सेकंदामध्ये गुरुजी कुंभार हे आभार प्रदर्शन करतील। धन्यवाद अश्विनी कुमार जी, आपने बहुत अच्छे विचार यहाँ पे प्रस्तुत किए हैं और हम सभी लोग वो फॉलो करेंगे और 5,000 फ्रेंड्स भी बनाएंगे। आपण सर्वजण इथे आलात त्याबद्दल धन्यवाद। आपल्या पोलीस प्रशासनाने तसेच महानगरपालिकेने आपल्याला आज खूप सहाय्य केले, त्याबद्दल धन्यवाद। आणि आपण सर्व कार्यकर्त्यांनी आज संख्या उपस्थित करण्यासाठी जे प्रयत्न केले, तसेच त्यात अज्ञात सर्वांचे असे हातभार आजच्या कार्यक्रमाला लागले, त्यासाठी सर्वांचे धन्यवाद, मनपूर्वक आभार। मेरे पास मेरा फेसबुक का पेज भी है, इंस्टाग्राम भी है, ट्विटर भी है, यूट्यूब भी है। एक बार हमारे नाम से गूगल कर लीजिएगा, वहां जुड़ जाइएगा। आपको नियमित पर डे कुछ न कुछ नई नई जानकारियां मिलती रहेगी। धन्यवाद। धन्यवाद आशिष जी। यानंतर अंजली घरापुरते प्रदीप्त भारत फाउंडेशन यांची टीम वंदे मातरम सादर करतील। आपण सगळ्यांनी एका सुरामध्ये त्यांच्याबरोबर वंदे मातरम म्हणायचे। भारत माता की चलो चलो